सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। हम ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर की पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड इवोल्यूशन बुक का अध्ययन करेंगे। इस बुक में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 यूनिट में आपके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट में जनरल प्रिंसिपल ऑफ टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन है, जिसमें फर्स्ट यूनिट में प्रोटोजोआ से लेकर एनेलिडा तक का जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन सिलेबस में है। इसके अलावा सेकंड यूनिट में आर्थ्रोपोडा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक के जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। इसके अलावा सेकंड यूनिट में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ से लेकर मोलस्कन तक के एनिमल्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपके सिलेबस में है। थर्ड यूनिट में जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे उसमें इवोल्यूशन वाला टॉपिक है, और इसकी शुरुआत अपन सबसे पहले करते हैं लेमार्किज्म से। तो सबसे पहला जो सिलेबस का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशनरी थॉट्स, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे लेमार्किज्म यानी कि लेमार्कवाद के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले जो आज अपन इस क्लास में पढ़ेंगे वो कि इंट्रोडक्शन कि लेमार्क कौन था और उसकी थॉट्स क्या थी। उसके बाद अपन लेमार्किज्म यानी कि लेमार्कवाद या लेमार्क के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्किज्म यानी कि लेमार्कवाद के फेवर में जो प्रमाण हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर क्रिटिसिज्म कि लेमार्क का क्रिटिसिज्म किन्होंने किया और कैसे इसको बताया। इसके बाद अंत में अपन बात करेंगे न्यू लेमार्किज्म यानी कि नव लेमार्कवाद के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले जीन बेस्टिस्ट डी लेमार्क एक फ्रेंच प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। ठीक, उन्होंने सर्वप्रथम उद विकास यानी इवोल्यूशन पर अपना वैज्ञानिक मत सामने रखा, और यह सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक में सन 1809 में रखा, और उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको नाम दिया लेमार्क का सिद्धांत या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। तो ये थोड़ी सी बात अपन ने लेमार्क के बारे में करी। और लेमार्क कब से कब था? 1744 से लेकर 1829 तक। और ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया? 1809 में। और अपनी पुस्तक लिखी उसने फिलोसॉफी जूलॉजिक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लेमार्किज्म। लेमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है उसकी मूलभूत 4 अवधारणाएं हैं। उसकी मूलभूत 4 अवधारणाएं हैं। सबसे पहला आवश्यकताओं का प्रभाव, नीड ऑफ इफेक्ट्स। वातावरणीय परिवर्तनों से जीवों की आवश्यकताएं प्रभावित होती हैं, और आवश्यकताओं के परिवर्तनों के कारण जीवों के शरीर में किसी नए अंग का विकास या पूर्व स्थित अंग की संरचना में परिवर्तन होता है, ऐसा लेमार्क ने कहा। ठीक है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। वातावरणीय परिवर्तनों का जीवों के रूप, आकृति, स्वभाव आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है,
और इन प्रभावों से जीवों के स्वभाव में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुछ अंगों का अधिक और कुछ अंगों का कम उपयोग होता है। नेक्स्ट, आखिरी दोनों इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रभाव। वातावरणीय परिवर्तनों के कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। इस तरीके से अपन ने 3 के बारे में चर्चा की। चौथा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। जीव जीवन काल में वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जो परिवर्तन शरीर में या जीव के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, हो जाते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि उपार्जित लक्षण। और ये वंशागत होते हैं, अर्थात संतानों में संचरित होते हैं। संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लक्षणों का समावेश होता जाता है। अंततः संतानें अपने पूर्वजों से काफी भिन्न होकर नई जाति का विकास हो जाता है, ऐसा लेमार्क ने अपने सिद्धांत में कहा। अब उसकी इन चारों बातों की उसने विभिन्न उदाहरणों द्वारा पुष्टि की, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। एविडेंस इन फेवर ऑफ लेमार्क। सबसे पहला कि घोड़ों यानी कि हॉर्स के पूर्वजों जंगलों में नरम भूमि पर निवास करते थे। इनमें 5 उंगलियां युक्त पाद पाया जाता था। जब घने जंगलों का विनाश हो गया, वह उसके स्थान पर सूखे घास के मैदान विकसित हो गए, तो हॉर्स के पूर्वजों को घास चरने के लिए सूखी कठोर भूमि पर दूर तक जाना पड़ता था। इस कारण से भोजन या इस प्रकार के भोजन के कारण मोलर और प्रीमोलर दांतों में परिवर्तन हो जाता है तथा दूर तक तेजी से गति करने से इनकी अंगुलियों की संख्या कम हो गई। वह टांगे, एक और बात, टांगे लंबी हो गई। इस प्रकार आधुनिक घोड़े में पाद अंगुलाचारी रूप में बदल गए और कठोर भूमि पर तेज दौड़ने युक्त हो गई। ये उसका पहला, उसने क्या इस फेवर में एक एविडेंस दिया। नेक्स्ट, जो उसका मेजर एविडेंस माना जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो जिराफ के पूर्वज में कम ऊंचाई व छोटी गर्दन वाले होते थे। जिराफ के जो पूर्वज होते थे वो क्या है? कम ऊंचाई और छोटी गर्दन वाले होते थे, जो घास खाने वाले थे। आज ये लंबे वृक्षों की पत्तियां खाकर निर्वाह करता है। पत्तियों तक पहुंचने के लिए इसकी अगली टांगें व गर्दन लंबी होती गई। लेमार्क के अनुसार इनके पूर्वजों में अगली टांगें व गर्दन सामान्य थी, क्योंकि उस समय ये प्रदेश घास और घने पेड़ों का हरा भरा मैदान था। बाद में इस प्रदेश की जलवायु बदली, घास की कमी हुई, केवल ऊंचे पेड़ शेष रहे और रेगिस्तान बनने लगा। अतः जिराफ ने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अगली टांगों और गर्दन का अधिक उपयोग किया, जिसके कारण टांगे व गर्दन लंबी हो गई और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर यह लक्षण जिराफ की वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गया। यानी कि ये किसका? उपार्जित लक्षणों की वंशागति और यूज एंड डिसयूज, उसके जो मूल अवधारणा के 2 बिंदु थे, उनकी पुष्टि करता है। नेक्स्ट,
अगली बात करते हैं अपन तीसरे नंबर पे। बतखों तथा दूसरे जलीय पक्षियों में पानी में तैरने के लिए पादों की अंगुलियों के मध्य त्वचा तनी रहने लगी। इस कारण जाल युक्त पादों का विकास हुआ। और तीसरा और चौथा और अंतिम एविडेंस की बात करें तो अंगों के कम उपयोग का उदाहरण पादहीन रेप्टाइल्स का दिखा। भूमिगत जीवन के लिए और अधिक बिल में घुसने के लिए हाथ पैर इस प्रकार से बाधक होते थे, इसीलिए सरीसृपों में संभवतया टांगे छोटी होती गई और धीरे धीरे विलुप्त हो गई। ये तो हो गई लेमार्क के सिद्धांत की बात, उसके एविडेंस फेवर में। अब आगे अपन बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म के बारे। तो क्रिटिसिज्म के बारे में अब आगे चर्चा करते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ लेमार्किज्म। प्रयोगों के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों, जिसमें कुवियर और विजमान, अगस्ट विजमान एक प्रमुख बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्या है इसका मुखर रूप से विरोध किया लेमार्किज्म का। जर्मन वैज्ञानिक विजमान ने लगभग 20 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटते रहे। एग्जाम्पल, 20 पीढ़ियों तक कट, ठीक है, या मैंने यहां 5 जनरेशन लिखा है, पर 20 जनरेशन तक, यानी 20 जनरेशन तक, फिर भी नई संततियों में पूंछ समाप्त नहीं हुई। पूंछ समाप्त होना तो दूर की बात है, लंबाई भी कम नहीं हुई। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक और उदाहरण दिया कि जो पहलवान होता है उसकी जो संतान होती है उसमें जन्मजात पहलवान का गुण नहीं होता। इसके अलावा भारत में सदियों से जो महिलाएं हैं वो नाक और कान छिदवाती आ रही है, परंतु ये क्या है, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं बना। ठीक है, इस तरीके से विजमान ने इसका मुखर रूप से क्रिटिसिज्म किया। किसका? लेमार्क। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यू लेमार्किज्म। अब न्यू लेमार्किज्म क्या है? कुछ वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद का समर्थन भी किया। इसमें कौन कौन थे समर्थक? स्पेंसर, सुमनर, मैकडूगल, पॉलवॉल, टॉवर आदि थे। और इन्होंने लेमार्कवाद में या लेमार्किज्म में कुछ परिवर्तन करके इसको क्या नाम दे दिया? न्यू लेमार्किज्म। और इसके जो समर्थक है उनका मानना था कि यदि अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव वंशागत तो नहीं होता, किंतु बाह्य वातावरण का प्रभाव हार्मोन्स पर होता है और ये हार्मोन्स जनन कोशिकाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप लक्षण वंशागत हो जाते हैं। इस तरीके से एक नई परिकल्पना दे दी और उस परिकल्पना को नाम दे दिया न्यू लेमार्किज्म। Lamarck rejected the notion that environment would directly affect organism traits, and new Lamarckism is incorporated these things. ठीक है, इसका मतलब न्यू लेमार्कवाद के अनुसार वातावरण में परिवर्तनों के कारण जीवों के शरीर में कुछ ऐसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन भी हो जाते हैं जो जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करते हैं, और ऐसे उपार्जित लक्षण
निश्चित रूप से वंशागत होकर संतति में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आज अपन ने किसके बारे में चर्चा करी? न्यू लेमार्किज्म या लेमार्कवाद के बारे में और न्यू लेमार्कवाद के बारे में। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे डार्विनिज्म के बारे में। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।